नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज से कुछ साल पहले 2020 और 2021 ये दो ऐसे साल थे जब दुनिया ने सबसे बड़ा अदृश्य खतरा न सिर्फ झेला बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कोरोना कोविड-19 ये एक ऐसी तबाही, एक ऐसा वायरस दुनिया पर हमला कर रहा था जिसने पूरी दुनिया प्रभावित की और हर देश इससे बुरी तरीके से अपनी हर तरह की गतिविधियां रोकने पर मजबूर हो गया। दुनिया में लॉकडाउन लगा। ये अपनी तरह का हाल फिलहाल पीछे की कई सदियों का बहुत बड़ा एक ऐसा जैविक हमला था जिसने इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तरक्की और प्रयोग धर्मिता की राह पर वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी परिणति उसे किसी दिन किस मुकाम पर पहुंचा सकती है, जहां उसे जिंदा रहने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अब अमेरिका की निवर्तमान खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका किया है। उन्होंने कुछ ऐसे गोपनीय दस्तावेज जारी किए जो सीधे तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार रहे डॉक्टर एंथनी फॉची को कटघरे में खड़ा करते हैं। तुलसी गबार्ड का आरोप है कि डॉक्टर फॉची ने न सिर्फ चीन की वुहान लैब को फंडिंग दी बल्कि कोरोना वायरस के लैब से लीक होने की थ्योरी को दबाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी गुमराह किया। तुलसी गबार्ड के कार्यालय द्वारा जारी बयानों के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल चमगादड़ के कोरोना वायरस को और खतरनाक बनाने वाली रिसर्च के लिए हुआ। आरोप है कि जब महामारी फैली तो डॉक्टर फॉची ने यह बात दबाई कि वायरस लैब से लीक हुआ था। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि 2020 में जब अमेरिका में कोरोना फैला तो ट्रंप सरकार ने इससे निपटने की जिम्मेदारी भी डॉक्टर फॉची को ही सौंपी थी। अब सबसे बड़ा सवाल जो दुनिया इस समय पूछ रही है कि ये डॉक्टर फॉची कौन है। हम आपको बताते हैं कि ये डॉक्टर फॉची कौन है। अमेरिका के सबसे मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथनी फॉची। इनका जन्म हुआ 24 दिसंबर 1940 को न्यूयॉर्क में। अमेरिकी चिकित्सक, वैज्ञानिक और इम्यूनोलॉजिस्ट के रूप में इनकी ख्याति रही है। संक्रामक रोगों के दुनिया के प्रमुख एक्सपर्ट्स में यह व्यक्ति शामिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज का ये डायरेक्टर भी रहे हैं। 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को स्वास्थ्य के मामले पर इन्होंने सलाह भी दी है। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका के प्रमुख स्वास्थ्य एक्सपर्ट रहे हैं डॉक्टर एंथनी फॉची। व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के ये सदस्य भी थे और HIV एड्स के रिसर्च में एक समय पर इन्होंने अहम योगदान भी दिया है। 2008 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से इन्हें सम्मानित किया गया। 2005 में नेशनल मेडल ऑफ साइंसेस से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 40 से अधिक ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधियां इनको दुनिया भर से मिली हैं। तो ये डॉक्टर फॉची का वो उजला हिस्सा है करियर का जो अब धूमिल होता हुआ कालिक के साथ सामने आ रहा है। यह भी हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर फॉची ने किस रिसर्च के लिए किस वैज्ञानिक को फंडिंग दी थी। आरोप है कि डॉक्टर फॉची ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंडिंग दी। यह क्या है? गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च एक वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति है। इसमें वायरस के गुणों को प्रयोगशाला में बदला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन।
वायरस को अधिक ताकतवर और खतरनाक बनाया जाता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक भविष्य के संभावित खतरों को समझने के लिए ऐसा करते हैं। कहा ऐसा जाता है, लेकिन इससे यह भी पता लगाया जाता है कि वायरस कैसे विकसित हो सकता है। इसमें इंसानों पर संभावित प्रभाव का भी आकलन किया जाता है। वैक्सीन और दवाओं के विकास में इससे मदद मिलती है। महामारी तैयारी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। महामारी अगर आ जाए तो कैसी तैयारी है? आलोचकों के अनुसार इसमें सुरक्षा और जोखिम दोनों हिस्से होते हैं। सबसे बड़ा जोखिम वायरस के लैब से बाहर निकलने का माना जाता है। इसी कारण यह रिसर्च वैज्ञानिक और राजनीतिक बहस का विषय रही है। जिस तरीके से डॉक्टर फॉची ने चीन की वुहान लैब को फंडिंग दी, जिस तरीके की रिसर्च के लिए दी, बहुत अच्छी तरीके से यह व्यक्ति जानते थे कि जो कुछ चीन की वुहान लैब में चल रहा है वो क्या चीज है। हम आने वाली महामारियों पर रिसर्च करते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक ऐसे तमाम शोध करते रहते हैं ताकि अगर दुनिया पर कोई खतरा आए तो उसको किस तरीके से मिटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है कि हम जैसे जैसे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं, हकीकत यह है कि हम उतने ही गर्त में भी कई बार चले जाते हैं, जैसा कोरोना के समय पर हुआ है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में इस रिसर्च का कोविड-19 से वास्ता क्या है, यह भी हमें समझना होगा। फॉची ने की थी मौत के वायरस की फंडिंग, जिसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन को फंडिंग की गई। यह रिसर्च चमगादड़ों के कोरोना वायरस पर की जा रही थी। रिसर्च बेहद खतरनाक थी। कोविड-19 से इस रिसर्च का रिश्ता समझते चलिए। यह दावा किया जा रहा है कि लैब में कोरोना वायरस पर प्रयोग किए गए। प्रयोग के दौरान ही लैब से यह वायरस बाहर निकल गया और जैसे ही बाहर निकला इसने तबाही कर दी। इस सिद्धांत को लैब लीक थ्योरी कहा जाता है। यानी जिस प्रयोग के लिए अमेरिका ने फंडिंग की, वहां लैब लीक थ्योरी काम कर गई। गबार्ड का दावा है कि इस महामारी की शुरुआत इसी घटना से हुई। इसके बाद यह वायरस दुनिया भर में फैलता चला गया और इसी से कोविड-19 महामारी फैली, ऐसा अब दावा किया जा रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन का यह पूरा सिस्टम दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां हर कोई अपने घर में कैद हो गया। दुनिया की तमाम आर्थिक गतिविधियां, दुनिया की तमाम ऐसी दैनंदिन की गतिविधियां, रोजाना की गतिविधियां जिसके लिए कोई भी इंसान बहुत ही सामान्य तरीके से आ जा सकता था, वो सब कुछ बैन हो गया, रोक दिया गया। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लोगों की जान पर बनाई। सरकारों के पास वैक्सीन नहीं थी, देशों के पास वैक्सीन नहीं थी। नए सिरे से वैक्सीनेशन, किस तरीके से वैक्सीन डेवलप की जाए, इन सारी चीजों को लेकर के चर्चाएं चलने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर फॉची पर यह आरोप किस आधार पर लगे हैं, यह चीज भी आपके लिए जानना जरूरी है। इस विसल ब्लोअर की गवाही के अनुसार ऐसा दावा किया गया है। विसल ब्लोअर वो होते हैं जो आपको सूचनाएं पहुंचाते हैं। कहा गया है कि कुछ विश्लेषकों ने प्राकृतिक उत्पत्ति थ्योरी पर सवाल उठाए। इन विश्लेषकों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग राय रखी और आरोप यह है कि ऐसे अधिकारियों पर दबाव बनाया गया जो दरअसल इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त थे, उन्हें करियर खराब होने की धमकी दी गई। ऐसे विसल ब्लोअर्स जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको दबाने की कोशिश की गई। कई लोगों को प्रताड़ित भी किया गया। कई विश्लेषकों को महत्वपूर्ण भूमिकाओं से हटा दिया गया ताकि यह बात जहां है वहीं की वहीं दब जाए, रुक जाए। उन्हें जांच या रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से भी किनारे कर दिया गया। ये
अपने आप में बता रहा है कि जब दुनिया कोरोना के मुहाने पर खड़ी थी, उस समय पर अमेरिका का एक डॉक्टर, जो प्रमुख डॉक्टर्स में से एक है, उसने न सिर्फ इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से फंडिंग की वुहान लैब को, बल्कि जब इस बात की निश्चितता हो गई कि ये वायरस लैब से बाहर निकल गया है, लीक हो गया है, बावजूद उसके दुनिया को सच्चाई पता न चले, इसका भी पूरा प्रयास किया गया। सच्चाई छिपाने के लिए किस किस तरीके के खेल हुए, यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यह सच्चाई दबाई गई। गबार्ड के कार्यालय ने डॉक्टर फॉची पर कई आरोप लगाए हैं। दावा है कि एक फर्जी वैज्ञानिक पेपर तैयार करवाया गया। इस फर्जी वैज्ञानिक पेपर को तैयार करने वाले वही वैज्ञानिक थे जो फॉची के समर्थक थे। इन वैज्ञानिकों को खुफिया एजेंसियों से जुड़ा हुआ बताया गया। आरोप है कि यह पेपर आधिकारिक रिपोर्ट में शामिल कराया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से फैल गया ताकि लोगों को सच ना पता चले। यह भी कहा गया कि यह वायरस जानवरों से इंसान तक पहुंच गया। इस निष्कर्ष को नेचुरल स्पिलओवर थ्योरी के रूप में पेश किया गया दुनिया के सामने। आरोप यह भी है कि लैब लीक की संभावना को इस रिपोर्ट में कमतर करके बताया गया, यानी जो प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद थे उनको छिपा लिया गया ताकि सच कभी दुनिया के सामने ना आ सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं और जो अमेरिका के खुफिया एजेंसी है उसकी प्रमुख अब तक थी। अब उनके पति की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नोटिस पीरियड जो सर्व होता है वो उन्होंने कर दिया था और जाते जाते अपने कार्यकाल के अंतिम दिन उन्होंने इतना बड़ा खुलासा दुनिया के सामने रखा है। फॉची पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह मामला बस अभी आया और गया, पहले भी सवाल उठे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का लिंक, लाइनअप, यह सब भी बहुत तगड़ा होता है। यह भी हम आपको बताते हैं। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर एंथनी फॉची कई बार विवादों में भी आए। आरोप लगा कि अमेरिकी सरकारी फंड का इस्तेमाल रिसर्च के लिए हुआ है। इस तरीके के आरोप तो तभी से लग रहे थे। यह फंडिंग एक गैर लाभकारी संस्था इको हेल्थ अलायंस के जरिए की गई, रूट किया गया पैसा। दावा यह है कि पैसा चीन की वुहान लैब तक रूट करके पहुंचाया गया। चमगादड़ों से कोरोना वायरस पर रिसर्च की बात वहां पर कही गई। मामले में 2021 में अमेरिकी संसद की सुनवाई हुई और सुनवाई में फॉची ने कहा कि उनकी एजेंसी ने रिसर्च को फंड नहीं दिया, मुकर गए। बाद में कुछ दस्तावेज सामने आने पर उनके इस बयान पर सवाल भी उठे। जब सवाल उठे तो फिर उसके जवाब मिलना मुश्किल हो गया और जिस तरीके के जवाब खोजबीन करके अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां दुनिया के सामने बाहर लाई हैं, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। आप समझिए कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी ताकत, अपने पैसे के दम पर किस किस तरीके के न सिर्फ प्रयोग करवाता है, बल्कि उसके यहां पे भी ऐसे छिपे हुए लोग हैं जो कभी भी दुनिया को खतरे में डाल देते हैं। और सिर्फ खतरे में डालते ही नहीं है, गलती हो जाती है, ऐसी गलतियों पर पर्दा डाल करके पूरी दुनिया को अपने अपने घरों में न सिर्फ कैद करते हैं, बल्कि उनकी जान जाए तो जाए, इस नियत तक, इस हद तक जाकर के अपने आप को बचाते हैं। अब यह भी आपके जहन में आ रहा है कि तुलसी गबार्ड ने आखिर अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है। हमने आपको बताया कि जिस तरीके के उनके पति के हालात हैं उसको देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम आपको बताते चलें कि जो अभी स्थितियां बनी हैं उसमें तुलसी गबार्ड ने 22 मई को
अपने पद से इस्तीफा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की भरोसेमंद सिपहसालार थी, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस थी तुलसी गबार्ड, और उनके अधीन 18 खुफिया एजेंसियां अमेरिका की काम करती। यह पद अमेरिकी खुफिया तंत्र का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हाईली रिस्पॉन्सिबल, डेकोरेटेड पद माना जाता है। लेकिन इस पद पर बने रहने की जो सीमा थी वो तब टूट गई जब तुलसी गबार्ड के पति की तबीयत ज्यादा खराब हुई और उनको ये लगा कि अब उन्हें अपने परिवार को वक्त देना है। तुलसी गबार्ड हैं कौन, इस बात को और ज्यादा विस्तार से हम आपको बताते हैं। तुलसी गबार्ड को कई बार भारतीय मूल का कहा जाता है, लेकिन तुलसी गबार्ड ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है कि वो भारतवंशी नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है। समोन अमेरिकी परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता कैथोलिक धर्म से जुड़े हुए थे। तुलसी गबार्ड की माता भी ईसाई थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी बाद में उनकी मां ने जब हिंदू धर्म अपनाया तो उनको भी अपना नाम तुलसी गबार्ड के रूप में मिला। पालन पोषण उनका ईसाई परंपरा से ही हुआ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने पालन पोषण को और अपनी मां को हिंदू धर्म में परिवर्तित होते हुए देखा, उसके बाद उन्होंने भी हिंदू धर्म को अपना लिया। तो यह भी एक बड़ी चीज है कि सनातन या हिंदुत्व तो अपनी तरह से एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है। जैसा अपने देश में बार बार हम लोग चर्चाओं में कहते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी, सामाजिक संगठन भी इस बात को कहते हैं कि हिंदुत्व सिर्फ इतनी बात भर नहीं है कि वो कोई रिलीजन हो या धर्म हो, वो एक जीवन पद्धति है जो अपनी तरह से पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भूमिका में लेकर के आने और उसको साथ लेकर के चलने का मादा रखती भी है, दिखाती भी है। ईसाई मूल के होने के बावजूद जिस तरीके से हिंदू धर्म को अपनाया तुलसी गबार्ड की मां ने और फिर उन्होंने, तो ये आप मानिए कि अपने जो इस तरह के संस्कार हैं, जो बातें हैं, आखिर अपनाया तो किसी वजह से अपनाया होगा, कुछ देखा होगा, समझा होगा, कुछ अध्ययन किया होगा। उस लिहाज से तुलसी गबार्ड ने जो खुलासा किया है वो दुनिया के लिए उस सच, भयानक सच का एक ऐसा प्रारूप है जिसको कहने, बताने के लिए भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की आवश्यकता होती है। वरना आमतौर पर अमेरिका जैसा देश, दुनिया भर की जो डिप्लोमेसी उसने कर रखी है, जिस तरीके का उसका कारोबार है, जिस तरीके की उसकी नीतियां हैं, उसमें जाकर के कहीं ना कहीं इस चीज को भी दबा सकता था। लेकिन तुलसी गबार्ड ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने चीज को सामने रखा। यह भी आपको याद रखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा था। चाइनीज वायरस तो यह है, चाइना के वुहान लैब से ही लीक हुआ है, प्रयोग भी चाइना में ही चल रहा था। लेकिन यह प्रयोग जिस तरीके से पैसों की दरकार में फंसा, उस पैसे को भी अमेरिका ने प्रोवाइड किया, डॉक्टर फॉची ने प्रोवाइड किया, और उसके बाद जब यह वायरस लीक हुआ, यह बात भी डॉक्टर फॉची को पता थी, और पता होने के बावजूद उन्होंने दुनिया को अंधेरे में रखा। और तब अंधेरे में रखा जब व्हाइट हाउस के उस समय पे भी वो कोरोना के सबसे बड़े सिपहसालार थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक शख्स, सिर्फ एक शख्स अपने झूठ से अपनी जान बचाने के लिए दुनिया के कितने लोगों की जान लेकर बैठा हुआ है, आज भी बैठा है। देखना यह है कि आगे चलकर अमेरिका की सरकार ऐसे डॉक्टर के लिए कुछ इलाज करती है या नहीं करती। उनका इलाज हो या ना हो, भारत में राजनीति अपनी तरह से
चरम पर रहती है। एक बार फिर राजनीति भारत में अपनी तरह से करवट ले रही है। अब तक भारत के पूर्वी हिस्से पर हमने देखा कि किस तरह से राजनीति का एक ऐसा सैलाब उठा जिसने 50 साल की जमी जमाई सत्ता को किनारे कर दिया। एक जमे जमाए पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया 15 साल के, जो ममता बनर्जी के हिस्से से पश्चिम बंगाल में चलता चला जा रहा था और उससे पहले लेफ्ट के जरिए। अब पश्चिम बंगाल का किला फतेह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर एक और ऐसे राज्य पर जाकर के टिक गई है जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है, और उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो रही है लेकिन कभी भी अपने दम पर उसने सरकार नहीं बनाई है। मिलीजुली सरकार का वो हिस्सा रही है और उसके पास इतनी ताकत अब तक नहीं आई कि वो अपने दम पर सरकार बना सके। जाहिर सी बात है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि हम किस प्रदेश की बात कर रहे हैं। पगधारी, सर पर पग रखने वाले हमारे जो भाई हैं वो पंजाब में ही ज्यादातर हमें दिखाई देते हैं। वैसे वो देश के हर हिस्से में रहते हैं, हर जिले में, हर राज्य में रहते हैं, लेकिन जहां पगधारियों की पूरी तादाद दिखे और जो पगधारी नहीं है वो भी जहां पग बांध ले तो आप समझ लीजिए कि वो पंजाब पहुंच चुका है। ऐसा ही कुछ हुआ है। सामने नितिन नबीन है, अगर आप पहचान ना पा रहे हो तो ध्यान से देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिख जैसे आपको दिखेंगे, सर पर उन्होंने पग बांध रखा है। पार्टी नेताओं के साथ पंजाब पहुंचकर उन्होंने बैठक की है, संगठनात्मक हालात पर फीडबैक लिया है। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों और पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेतृत्व इस दौरे के माध्यम से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने, संगठन को धरातल पर मजबूत करने और पार्टी को लंबे समय से चले आ रही गुटबाजी को किनारे करते हुए मजबूत स्थिति में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। खबर यह भी है कि हाल के दिनों में पंजाब भाजपा में विभिन्न नेताओं और धड़ों के बीच मतभेद सार्वजनिक हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा संगठन को एकजुट रखने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी उम्मीद की जा रही है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपने दम पर जीत हासिल करने के लिए पूरी व्यूह रचना करेगी, जिसमें बूथ स्तर तक पार्टी को माइक्रो लेवल तक मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी सिलसिले में वहां पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। साहब का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आज यहाँ अरदास कर पूरे देश के लोगों के लिए शांति, अमन, पंजाब के लोगों की सुख शांति, उस सब का अरदास मैंने किया है। पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान से मैं आया हूं, जो मेरी कर्म भूमि है, और आज सौभाग्य है कि गुरुओं की इस भूमि पे आके इस हर मंदिर में मत्था टेकने का मौका मिला, अरदास करने का मौका मिला। और इसका अपना जो इतिहास है, जो पंजाब को पूरे देश में, पूरे विश्व में अलग स्थान दिलाता है। कहते हैं राजा रणजीत सिंह जी ने जिस प्रकार से इस शहर को, इस राज्य को अलग पहचान दी थी, हम सभी चाहते हैं कि उनके सपनों का पंजाब हम बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 3 दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचे हैं। पंजाब पहुंचने के बाद उन्होंने गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। सिर पर उन्होंने केसरिया पग बांध रखा था। मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जूठे बर्तन भी धोए, अरदास की। मंदिर में बर्तन धुलने की परंपरा एक सेवा के रूप में देखी जाती है।
ये तस्वीरें आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे थे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये भी बात सही है कि नितिन नबीन पटना से आते हैं, जहां सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहां से चलते हैं, और जहां माथा टेका है हरमिंदर सिंह साहब गोल्डन टेम्पल। इसके साथ साथ आपको ध्यान दिला दें, अर्जन सिंह महाराज का अभी शहीदी दिवस भी मनाया गया है। तो इस लिहाज से ये पूरा जो दौरा है बीजेपी अध्यक्ष का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरे के साथ में बीजेपी किस तरीके का संदेश दे रही है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इस दौरे के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पंजाब अब उसके टारगेट पर है। जमीनी कमियों को दूर करा जा रहा है, माइक्रो प्लानिंग की जा रही है, पिछले चुनावों में जो हार जीत हुई उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ साथ आने वाले समय में सामाजिक और धार्मिक समीकरणों को साधना भी उसके एजेंडे में है। संत समाज के समर्थन से और ज्यादा अपनी पार्टी को मजबूत करना बीजेपी के लिए इस समय प्रायोरिटी है। नया वोट बैंक यानी हिंदू दलित सिख गठजोड़ ये बनाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में बीजेपी अब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी युवाओं, उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों से संवाद करके उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए भी लगी हुई है। पुराने भाजपाइयों और नए नेताओं के बीच तालमेल बनाने की कोशिश हो रही है ताकि चुनाव में जीत मिल सके। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अकाली दल से उसका गठबंधन टूट चुका है, लिहाजा अब आने वाले चुनाव में वो अकेले ही मैदान में उतरेगी और पंजाब का किला फतेह करने की कोशिश करेगी। पंजाब में अकेले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उतरने के लिए तैयार कर रही है अपने आप को, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है ये भी जानना जरूरी है, ताकि आगे ये समझ में आ सके कि बीजेपी जब चुनावी मैदान में पंजाब में 2027 में पहुंचेगी तो वो किस तरीके की बात लोगों के सामने कहेगी। डबल इंजन सरकार के मॉडल को लोगों के सामने बीजेपी लगातार रख रही है। अमित शाह ने स्वयं पंजाब अभियान की कमान अपने हाथों में ले ली है। ये विरोधियों के लिए परेशानी का सबब है। अमित शाह ने पंजाब के मोगा से बदलाव रैली कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को भी जमीनी स्तर पर भेजा जा रहा है ताकि ये टेम्पो बना रहे। प्रदेश में बूथ स्तर पर मजबूती के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हर बूथ से उसे पर्याप्त वोट मिल सके। पहली बार वोट देने वाले युवाओं को बीजेपी खासतौर पर आकर्षित कर रही है। ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए महासम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। मिशन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी को जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घेर रही है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब ही एक ऐसा राज्य था जहां आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई। अब कांग्रेस पहले ही हाशिए पर थी पंजाब में, उस लिहाज से आम आदमी पार्टी लगातार अब बीजेपी के निशाने पर है। सत्ता में आने के बाद 2 साल में पंजाब को नशा मुक्त बनाने का वादा किया था। धर्मांतरण पर कानून बनाने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई थी, जो नहीं हुआ। बिगड़ती कानून व्यवस्था, अपराध, आर्थिक संकट को लेकर के भी आम आदमी पार्टी की सरकार को बीजेपी घेर रही है। केंद्र सरकार ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने का भी वादा किया है पंजाब पहुंचने के बाद। तो ये वो स्थितियां हैं जो पंजाब में बीजेपी अपनी रणनीति के रूप में आगे बढ़ा रही है। सरदार केवल सिंह ढिल्लों को ही अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इस पर भी गौर कीजिए। पहले जाट सिख चेहरे पर दांव खेला जाता था, लेकिन अब भाजपा को पंजाब में एक शहरी हिंदू केंद्रित पार्टी जब माना जाता था तब था, लेकिन अब उसने अपनी इस छवि को तोड़ने का प्रयास किया है और सिख चेहरे को, जाट सिख चेहरे को आगे ला करके
इस बात को भी उसने लोगों के बीच में रखा है। ग्रामीण इलाकों और सिख मतदाताओं के बीच अपनी पैठ को उसने मजबूत करने की कोशिश की है। केवल सिंह ढिल्लों को राजनीतिक आधार बरनाला और उसके आसपास है। यह क्षेत्र भगवंत मान का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसी गढ़ से बीजेपी आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रही है, जो अब सबके सामने है। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम सैनी भी दौरा कर रहे हैं। सैनी के दौरे और बीजेपी की जो रणनीति है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक पगधारी को जिस तरीके से बीजेपी ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद बाकी लोगों को वो किस तरीके से जोड़ रही है, ये भी आप समझिए। नायब सिंह सैनी एक साल में 35 से अधिक बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। सैनी विशेष रूप से ओबीसी सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं ताकि ओबीसी का जो कैडर है वो उनके साथ में जुड़े। पंजाबी में भाषण देकर हरियाणा के सीएम लोगों से अपने आप को जोड़ रहे हैं। अपने आप को मतलब बीजेपी को जोड़ रहे हैं। सैनी का जन्म पंजाब के अंबाला में ही हुआ था और उनका परिवार पंजाब की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ परिवार है। इस लिहाज से उन्हें पंजाब अपने ज्यादा करीब भी लगता होगा और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी अब उठा रही है। सवाल यह भी है कि बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी सरकार पंजाब में बन सकती है। वोट शेयर और चुनावी प्रदर्शन के आधार पर बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इस बात को पुख्ता कर रही है कि उसको आने वाले समय में यहां लोकसभा चुनाव में 18.56% पर वोट शेयर पहुंचा पाई, जबकि इससे पहले उसका वोट शेयर सिर्फ 9.63% ही था। इस लिहाज से 2026 के निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो उसे ऊर्जा दे रहा है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। 169 वार्ड्स में जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी की चिंता बीजेपी ने बढ़ाई है। 21 के निकाय चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 59 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार मामला आगे बढ़ गया है। तो जिस तरीके से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी रपट, अपनी पैठ मजबूत कर रही है, वो आने वाले दिनों में एक नई राजनीति और राजनीतिक द्वंद्व का केंद्र बनेगा। महाराष्ट्र की कद्दावर पार्टी शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने बिना एक दूसरे का नाम लिए एक दूसरे पर निशाना साधा। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे की बनाई हुई पार्टी है, जिसमें 2022 में तब बंटवारा हो गया जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत करके कई विधायकों को अपने साथ जोड़ा और सरकार बना ली। खबर है कि अब उद्धव ठाकरे गुट के 9 सांसद भी अलग हो रहे हैं। 6 सांसद जिनमें से चले गए तो इस पार्टी का जो बचा कुचा आधार है वो भी खिसक जाएगा। बगावत की इन खबरों के बीच एकनाथ शिंदे ने ठाकरे पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो सबको जाओ जाओ कहते रहते हैं, इसलिए एक दिन हम सब उनको छोड़कर चले जाएंगे। शिंदे ने ठाकरे को आत्मचिंतन की सलाह दी है और कहा कि अगर इसी तरह लोग छोड़ करके जाते रहे तो एक दिन उनके पास सिर्फ चाटुकार बचेंगे। ठाकरे का भी बयान आया। उन्होंने अपनी खंडित पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर के कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं पार्टी अध्यक्ष पद से उसके योग्य नहीं हूं तो मैं अभी इस पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पर हमला बोला है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने। अरे आज ये टाइगर आपके सामने खड़ा है। आज मी बघतोय काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भोक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोगते हैं, शेर अकेला आता है। कुत्ते भोगते रहते, टाइगर शिकार करता है और कुत्ते भोगते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है, ही शिवसेना है।
झालेली आहेत. गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय. पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे. फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही. तुमच्यापैकी एक शिवसैनिक येऊ द्या, तो शिवसेना पक्षप्रमुख बनेल, मला त्याचं सुद्धा कौतुक वाटेल. मला नेतृत्वाची सोच नाही, मला नेतृत्वाची हाव नाहीये. मी आत्ता हे पद सोडायला तयार आहे. शिवसेना की मौजूदा पीढ़ी जिस तरीके से एक दूसरे पर हमला बोल रही है, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, उसे लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शिवसेना की पहचान भी कुछ इसी तरीके की रही है. जब बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे तो भी शिवसेना एक आक्रामक राजनीतिक दल के रूप में इस तरीके से जानी जाती थी कि हर कोई, खासतौर से उसके विरोधी, उससे डरा करते थे. ऐसा नहीं कि पार्टी में जो बगावत हो रही है वो, या पार्टी कोई छोड़ रहा है या तोड़ रहा है, तो वो पहली बार हुआ, पहले भी हुआ. और जब हुआ तो बाला साहेब ने उस समय पर अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया था. वो वीडियो अभी भी है. और संजय राउत, जो शिवसेना की कितनी बड़ी मजबूरी है या शिवसेना किस तरीके से संजय राउत के बगैर अपने आप को नहीं पाती है उद्धव ठाकरे गुट की, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है. और जिस तरीके के बहस मुबाई से यहां पर बयानबाजियां चल रही हैं, उसके बीच में संजय राउत ने बाला साहेब ठाकरे का एक और वीडियो सामने रखा है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन तुड़वा की गूंज है. देखिए वीडियो. कोणीतरी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं, जोडणार की शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू. आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा. बरं, आणि महिलांनी ते एक चांगलं काम बजावं. त्या काय अगदी काळं वेळ अगदी वाटतं ते त्याच्या अगदी अंगावरती नाचला तरी चालेल, पण शिक्षा झाली पाहिजे. करणार, समजलं ना, हे करायला पाहिजे. मी लोकशाही फालतू लोकशाही मानत नाही. ही लोकशाही नव्हे की ज्या जनतेनं विश्वासानं शिवसेनेचा म्हणून तुम्हाला निवडून दिल्यानंतर तुम्ही तिकडे जाता, पैशा करता. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जनाधार खत्म हो रहा है. किस तरीके से धीरे धीरे इसमें सेंध लगी है, ये भी हम आपको बताते हैं. जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है, पहले विधानसभा चुनाव और अब सांसद. विधानसभा चुनाव के बाद 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के समय उद्धव ठाकरे ने उतारे. शिवसेना उस समय एक थी, जिसमें वो सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाए. शिवसेना के अपने असली पहचान खोने के बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा. दशकों से चला रहा बीएमसी में उनका राज खत्म हो गया. भरोसेमंद लोगों ने एक एक करके उनका साथ छोड़ दिया. ठाकरे ब्रदर्स का गठबंधन पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, लेकिन काम बना नहीं. मतदाताओं ने दोनों भाइयों के इस गठजोड़ को नकार दिया. नतीजा, शिवसेना महायुति गठबंधन की पूर्ण बहुमत से दूसरी तरफ जीत हो गई और शिवसेना हाशिए पर पहुंच गई. हालिया जिला परिषद चुनाव में शिंदे की पार्टी को 302 सीटें मिली हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 89 सीटें ही हासिल हो पाई. हार के बाद पार्टी खत्म होने का संकट भी गहरा गया है. अब जिस तरीके की स्थिति पार्टी में दिख रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ उद्धव ठाकरे के पास है वो भी जाने वाला है. निकाय चुनाव में हार के बाद जो 6 सांसद हैं, 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है. शिंदे गुट का दावा है कि करीब 25 पार्षद भी उनके संपर्क में है. संगठन के कई बड़े पदाधिकारी भी बगावती आवाज उठा रहे हैं. इस लिहाज से शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास जितनी भी बची है वो धीरे धीरे
और कम होती जा रही है, दरक रही है, सरक रही है। ऐसा नहीं है कि सारी गलती सामने वाले की ही होती है जब टूटन हो रही होती है। जो टूट रहा है वो भी कुछ गलतियां कर रहा है, इस बात को समझना होगा। कांग्रेस से गठबंधन करके शिवसेना ने हिंदुत्व से अपनी दूरी बनाई। कांग्रेस से हाथ मिलाने के कारण ही एकनाथ शिंदे की बगावत भी हुई। इसके अलावा उद्धव पर अब परिवारवाद के भी आरोप लगने लगे हैं। चुनाव में महाअघाड़ी गठबंधन में आपसी फूट भारी पड़ गई, जिसका नतीजा नतीजों में दिखाई दिया। और कांग्रेस जो चाहती थी, जिस तरीके से चाहती थी, वो अपने पर्पस में सॉल्व हो गई। उसने अपनी रणनीति पर काम कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को हुआ, जो टूट गई, बिखर गई। ऐसे में जब मन इतना उथल पुथल से भरा हो, राजनीति की इतनी तनातनी हो, तो सवाल यह है कि देश को, राजनीतिज्ञों को क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन कैसे होगा? इसके लिए भी कोई मौका ही तलाशा जाता है, क्योंकि राजनीति जब मौके पर हो तो सबसे मुफीद और सबसे असरकारी नतीजा देती है। इस लिहाज से उद्धव ठाकरे हों, चाहे एकनाथ शिंदे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, कल उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कई होंगे जो उठते भी होंगे, लेकिन कल खास तौर पर उन्हें जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि कल भारत के ज्यादातर नागरिक बहुत ही गर्व के साथ सुबह सवेरे उठेंगे और उस काम को करेंगे जिस काम को भारत में परंपरागत रूप से प्राचीन काल से किया जाता रहा है और अब उसकी एक वैश्विक पहचान बन चुकी है। यह वैश्विक पहचान है हमारे योग की। 21 जून योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिन को पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मनाती है। अब यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैश्विक छवि का सबसे बड़ा उदाहरण और मंच है। यही वजह है कि योग दिवस की कहानी सिर्फ चटाई पर बैठकर आसन करने भर की नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारत के गांव-गांव तक, दुनिया के एक एक गली मोहल्ले तक, शहर तक, बड़ी आबादी के बीच एक अभियान की तरह न सिर्फ अपनी जड़ें जमा चुकी है, बल्कि एक पौधा भी उसमें से निकल रहा है। जब दुनिया के तमाम ऐसे देश जो योग से दूरी बनाए रखने के लिए ही जाने जाते थे या योग से अपने निजी कारणों से, धार्मिक कारणों से दूरी बनाए रहते थे, वो सब भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत बेहद तेज और सफल कूटनीतिक पहल से हुई। योग को दुनिया ने सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है, जिसे हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस का सुझाव यूएन में दिया। भारत ने अन्य देशों से इस पर अपना समर्थन मांगा। कई दौर की कूटनीतिक वार्ताएं हुई और इन वार्ताओं का नतीजा यह रहा कि 177 देशों ने मिलकर के इसको स्पॉन्सर कर दिया, चुन लिया। 11 दिसंबर 2014 को इंटरनेशनल योगा डे को मंजूरी मिल गई और बगैर वोटिंग के ये प्रस्ताव पास हो गया। 75 दिन में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि दुनिया 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएगी। 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन में यह प्रस्ताव पेश किया गया था। अब सवाल यह है कि 21 जून की ही तारीख क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक तारीख नहीं, बल्कि विज्ञान, परंपरा और प्रतीक, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं। इस बात को भी हम समझते हैं। 21 जून का महत्व, एक तो ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन, और ग्रीष्म संक्रांति का ये समय होता है। 21 जून सबसे लंबा दिन, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है।
अच्छे स्वास्थ्य का, लंबी आयु का भी प्रतीक है। दक्षिणायन की शुरुआत मानी जाती है 21 जून से ही। इस लिहाज से साधना के लिए भी ये शुभ काल होता है। और सुबह सुबह उठना, आदि योगी शिव से जुड़ी जो मान्यताएं हैं उनके साथ में इस योग को करना, ये अपने आप में योग दिवस की महत्ता है। भारतीय परंपरा में योग का मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बल्कि शरीर, मन और चेतना को जोड़ना है। यही वजह है कि योग के कई रूप विकसित हुए। किस किस तरीके के योग होते हैं, एक छोटा सा इस पे भी नजर डालते हैं कि जब हम योग करते हैं तो किस किस तरीके के योग हमें और आपको करने होते हैं। कर्म योग है जो निस्वार्थ कर्म का हमें संदेश देता है। भक्ति योग है जो प्रेम और समर्पण को प्रदर्शित करता है। ज्ञान योग है जो विवेक और आत्मबोध को प्रदर्शित करता है। हठ योग है जो शरीर की तैयारी करता है। हर योग का अलग अलग महत्व है, हर योग का अलग अलग काम है और इसके अपने अपने आसन हैं जिसके द्वारा भारत के साथ साथ दुनिया के लोग अपने आप को योग से जोड़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योग के फायदे सिर्फ दावों तक हैं या इन्हें विज्ञान भी मानता है। हम आपको इसका जवाब गहरी रिसर्च के साथ में दे रहे हैं ताकि इस बात में कोई शंका आशंका ना रहे कि योग करना केवल एक परंपरा का हिस्सा है या फिर इसकी वैज्ञानिक अवधारणा भी है, वैज्ञानिक इसकी पुष्टि भी होती है। योग के बारे में विज्ञान कहता है कि तनाव और चिंता से राहत मिलती है जब हम योग की मुद्रा में होते हैं। हमारी कमर का दर्द सुधरता है जब हम सीधे बैठते हैं या खड़े होते हैं। लचीलापन भी हमारे शरीर का बढ़ता है जो आयु बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा होता है। सांस लेने से यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से फेफड़ों पर भी असर पड़ता है। गहरी ऑक्सीजन अंदर जाती है जिससे हमारे रक्त का संचार बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है योग के जरिए। एक आसन शवासन के नाम से भी है जिसमें आप आराम ही करते हैं। ध्यान और फोकस इससे बढ़ता है। बहुत सारे लोग केवल शवासन में ही जाकर के करने लगते हैं थोड़ी देर के बाद। उम्र बढ़ने पर जो गति पर असर पड़ता है शरीर की या दिमाग की, उससे भी ये निजात दिलाता है। योग का जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिस तरीके के इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून एक सिर्फ आयोजन भर नहीं है बल्कि उस प्राचीन परंपरा का आधुनिक रूप है जो हमारे स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, हमें मजबूत करता है, शरीर से भी, मन से भी और स्पिरिचुअल तरीके से भी। सार्वजनिक स्वास्थ्य का सस्ता, सुलभ, ये टिकाऊ मॉडल है योग। केवल शरीर को समय देना है, अपने आप को समय देना है और यही वेलनेस की नई परिभाषा भी गढ़ रहा है। अगर योग को सही अभ्यास के साथ में संतुलित तरीके से किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत बेहतर जीवन जी सकते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही आलीशान हो सकती है, बहुत ही मुकम्मल हो सकती है और एक स्वस्थ तरीके से निरोगी काया के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलते चलते आज हम आपको कुछ योग दिवस की ऐसी तस्वीरों के साथ ही छोड़ करके जाएंगे जिसका अभियान पिछले 2 दिन से देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। केवल 21 जून ही नहीं बल्कि कहीं पर योग दिवस के लिए रैली हो रही है, कहीं पर लोग मार्च निकाल रहे हैं, कहीं पर बैठ करके उसका अभ्यास कर रहे हैं ताकि 21 जून को जब योग दिवस आए तो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, अगल बगल बैठे अपनी आसनी लगाए और अपने शरीर के लिए कुछ मेहनत करे ताकि इस राष्ट्र का भी वंदन होता रहे और अपने शरीर का भी। नमस्कार। Thank you.